हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो वैकेंसी आई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेंजर और एसीएफ की पोस्ट, उसके लिए हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वे जंतु जो मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का भक्षण मतलब वो क्या खा रहा है, डायरेक्ट मिट्टी ही खा रहा है, क्योंकि मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ जो है वो उसमें घुला हुआ है। और ऐसी मिट्टी जिसमें कि ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ये जो ह्यूमस होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, तो ये सभी उनके डेड पार्ट्स जब मिट्टी में मिल जाती हैं, पत्ते फल मिट्टी में गिर के दब जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडीज़ हैं, ह्यूमंस की हैं, तो ये सभी डेड बॉडीज़ जब मिट्टी के अंदर रहती हैं, दब जाती हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस ये इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और सरल कार्बनिक अकार्बनिक तत्व में बदल देते हैं। ऐसी ही मिट्टी को जिसमें कि ये चीज़ें पाई जाती हैं हम ह्यूमस कहते हैं। तो वे जंतु जो मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सैप्रोजोइक, डेट्रीवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स। तो ये जो टॉपिक है एक तो आप लोगों का जो है वो पाचन तंत्र से संबंधित है कि उसमें पोषण कितने प्रकार का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी ऑप्शन सैप्रोजोइक वो होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों का भोजन करते हैं, को भोजन के रूप में लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि फंगस जो हम देखेंगे एनिमल के किंगडम में जो वो आता है फंजाई में, तो ये जो है ये सैप्रोजोइक होते हैं। और एनिमल में हम देखेंगे जैसे कि आपके हो गए वल्चर, गिद्ध है, कौवा है, तो ये सभी सैप्रोजोइक होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों को लेते हैं। इसके बाद है डेट्रीवोरस। तो डेट्रीवोरस जो है वो मिट्टी खाने वाले हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इंग्लिश के जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो जनरली नहीं देता है, क्योंकि हिंदी की जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो एकदम सिंपल होती है, उससे हमको समझ में आ जाता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो वो इंग्लिश टर्म ही देते हैं। तो डेट्रीवोरस वही होते हैं जो मिट्टी खाने वाले होते हैं। और तीसरा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस या सर्वहारी। ओमनीवोरस जो सब खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी, वो ओमनीवोरस होते हैं। और नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स में क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो अपने से अलावा जो छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनको खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है डेट्रीवोरस वो सही है। और डेट्रीवोरस का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी ही एक्सक्रीट करता है, तो उस मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को वो अवशोषित कर लेता है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है कैनिबल भोजन हेतु आश्रित होता है। अब कैनिबल का अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी है स्वजाति भक्षी भोजन हेतु आश्रित होता है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो इसलिए इंग्लिश जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको जानना है। तो कैनिबल का मतलब वही है किसी भी जाति के जंतुओं पर आश्रित है, पौधों पर आश्रित है, परजीवी पर और अपनी ही जाति के जीवों पर। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि कुछ एक ऐसे एनिमल हैं जैसे कि स्कॉर्पियन या बिच्छू, इसमें जो फीमेल होती है ये मैटिंग के बाद मेल को खा जाती है, इसलिए हम बिच्छू को जो फीमेल होती है उसको हम ब्लैक विडो या काली विधवा भी कहते हैं। ये भी सब आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे ही जो कुछ स्नैक होते हैं जैसे ही अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं उन्हें खा जाते हैं। कुछ और जो रेटल स्नैक वगैरह होते हैं वो अपनी ही जाति के जो उनसे साइज में छोटे होते हैं उन सांपों को खा जाते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं, भोजन पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कैनिबल या ऐसे पोषण को कैनिबलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोमल तालु का पिछला सकरा भाग जो ग्रसनी गुहा में लटका रहता है कहलाता है। कोमल तालु, ये जो हमारा माउथ है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा जो है, ये जीभ से जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कठोर तालु कहलाता है, वो थोड़ा सा रफ होता है। और पीछे की तरफ जहाँ हम भोजन को निगलते हैं, तो गले की तरफ जब हम देखते हैं, जीभ अगर हम पीछे सरकाएं, टच करें, तो हमको वो हिस्सा बहुत ही चिकना और सॉफ्ट महसूस होता है। वो भाग कहलाता है कोमल तालु, ऊपर की तरफ। ये जो कोमल तालु है, जब हम मुंह खोल के जोर से जब हम मुंह खोलते हैं तो हमको एक छोटी सी मांस का एक पिंड जो है वो लटका हुआ दिखाई देता है, घंटी की तरह। तो यही जो है ये कोमल तालु का जो पिछला भाग होता है जो लटका हुआ होता है। कहाँ लटका है? ग्रसनी या फेरिंग्स रीजन में। इसका नाम है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पैलेटाइन रूगी, वीलम पैलेटाई, फ्रेनुलम लिंग्वी, फोलिएट पैपिली। तो इसका आंसर है बी, वीलम पैलेटाई कहते हैं इसको। और इसका एक और नाम है यूवुला, इसे यूवुला भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, वीलम पैलेटाई एंड यूवुला। नेक्स्ट, यूवुला या वीलम पैलेटाई निम्न को बंद करने का कार्य करता है। अब ये कोई भी बॉडी पार्ट्स जो हमारे बॉडी में हैं, इनका कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई काम होता है। तो ये यूवुला का क्या काम है, जो हमारे गले में घंटी की तरह लटका हुआ है? इसका काम है कि जो हमारा नाक वाला जो रीजन है, नेज़ल ट्रैक जो है, वो हमारे फेरिंग्स में आकर ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो यूवुला है, इसका काम क्या है? ऑप्शन हम देखते हैं, लैरिंग्स को बंद करता है, बी गलेट को बंद करता है, सी आंतरिक नासा छिद्र को, और डी यूस्टेशियन ट्यूब को। तो इसका आंसर है सी, आंतरिक नासा छिद्र। जो हमारा आंतरिक नासा छिद्र है वो पीछे की तरफ, अंदर की तरफ आके हमारे मुख गुहा के पीछे वाले हिस्से में, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं या ग्रसनी कहते हैं, वहाँ पर खुलता है। तो ये जो छिद्र होता है, आंतरिक नासा छिद्र, यूवुला इनको क्या करता है? ढक देता है। कब? जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं ढकेगा तो कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा खाने पीने का जो है वो हमारे नासा छिद्र में चला जाएगा। तो यूवुला या वीलम पैलेटाई निम्न को बंद करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर है सी, आंतरिक नासा छिद्र। नेक्स्ट, कशेरुकियों के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। कशेरुक या वर्टिब्रेट्स किनको कहते हैं? जिनमें कि खोपड़ी, स्कल पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जबड़े होते हैं, जॉस, अपर जॉ, लोअर जॉ होते हैं, इन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। या कशेरुक प्राणी, जिसमें कि आपके मछली से लेकर एम्फीबिया, मेंढक, रेप्टाइल्स, जिसमें कि सभी सांप और मगर वगैरह आते हैं, फिर है एवीज यानी कि पूरे पक्षी वर्ग, और मैमल्स या स्तनधारी वर्ग, ये सभी वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर कई बनते हैं। एक है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी बोन्स कौन सी है। तो इस प्रकार से लंबी जो है इसके मसल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे कठोर भाग कौन सा है। कठोर भाग है इसमें, ऑप्शन हम देखते हैं, पहला है कॉन्ड्रिन, बी है एनेमल, सी डेंटाइन और डी केराटिन। तो इसका आंसर है बी, एनिमल। बी जो है एनेमल, ये कहाँ पर होता है? ये हमारे दांत में पाए जाते हैं। दांत के ऊपर का जो हिस्सा है, जो हमको सफ़ेद दांत दिखाई देता है, इसका सबसे ऊपरी स्तर होता है, इनेमल का बना होता है। ये सबसे मजबूत, सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, मनुष्य में विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ जो कि 17 से 25 साल की उम्र में आती है, वह कौन सी है? अब हमको इसको जानने के लिए पूरा हमको डेंटल फार्मूला मालूम होना चाहिए। उसमें से कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
हमारे दांतों का डेफिनेशन क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो जो हमारे दांत हैं मैमल्स के, मानव के जो दांत हैं ये होते हैं विषमदंती या हेट्रोडोंट। विषमदंती का मतलब कई प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फिर सेकंड है डाइफायोडोंट, मतलब हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार जब बच्चा छोटा होता है 6-7 महीने का, और दोबारा जब दांत आते हैं जब वो 8-10 साल का होता है, तो पुराने दांत टूट के, दूध के दांत टूट के नए दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं। और एक और इसका टर्म है थीकोडोंट, मतलब हमारे दांत काफ़ी गहराई में अंदर तक धंसे होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्ल दाढ़ जो है, जो 17 से 25 साल की उम्र में आती है, वह कौन सी है? ऑप्शन है इंसाइजर। इंसाइजर जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? जो सामने के, सबसे सामने वाला फ्रंट का जो दांत होता है ना, वो इंसाइजर कहलाता है। अंतिम प्रीमोलर, जो चबाने के काम आता है। अंतिम मोलर, मोलर यानी कि जो सबसे लास्ट की तरफ के जो दांत होते हैं, 3 होते हैं, एक साइड में 3 होते हैं, तो ये अंतिम मोलर। और लास्ट है कैनाइन। तो कैनाइन दांत कौन से होते हैं? जो कि कैनाइन हम देखते हैं एक जॉ में दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं, या जब हम जैसे एनिमल्स में देखते हैं, लॉयन में जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो मांसाहारी जो जीव हैं, उनमें 2 दांत ऊपर और नीचे की तरफ काफ़ी नुकीले बड़े दिखाई देते हैं, जिससे कि वो एनिमल को पकड़ने का, उनको चीरने फाड़ने का काम करता है। ये कैनाइन कहलाते हैं। जैसे शेर में, कुत्तों में हम देखते हैं, बंदर में जब वो मुंह खोलते हैं तो 2 ऊपर की तरफ और जो 2 नीचे की तरफ नुकीले दांत अलग से दिखाई देते हैं, ये कैनाइन कहलाते हैं। तो ये हमको सारे टीथ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्ल दाढ़ कौन सी है, तो इसका ऑप्शन है सी, अंतिम मोलर। जो मोलर टीथ होते हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं। ये जो है बहुत मजबूत होते हैं, चौड़े होते हैं, इनमें कई कप्स या गड्ढे पाए जाते हैं। प्रीमोलर और मोलर के काम होते हैं कि भोजन को चबाना और महीन पीसना उनको। तो ये जो सबसे अंतिम वाला जो मोलर दांत है, ये 17 से 25 साल की उम्र में आता है, और इसे ही हम अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, हाथी का लंबा टस्क होता है, टस्क या दांत। अब हाथी के जो दांत हैं, हम देखते हैं कि जो लंबे दांत जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से होते हैं? ऊपरी मोलर, निचला प्रीमोलर, ऊपरी इंसाइजर और निचला इंसाइजर। तो इसका आंसर है सी, ऊपरी इंसाइजर। इंसाइजर टीथ हैं जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं। नेक्स्ट है, किस जंतु का ईसोफेगस सबसे लंबा होता है? ईसोफेगस हमारे एलिमेंट्री कैनल का या आहार नाल का भाग होता है। माउथ से जैसे ही हम खाना पीछे की तरफ अंदर डालते हैं, तो जो गले वाला जो हमारा रीजन होता है, जो कि हमारे आमाशय में जाकर एक नली के द्वारा खाना को पहुंचाता है, तो ये जो है ईसोफेगस कहलाता है। इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। और ये जो फूड पाइप है, ये हमारे मुख से भोजन को हमारे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये वाला जो रीजन है ईसोफेगस, यहाँ पे कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, यहाँ पे कोई भी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो यहाँ पर पूछ रहा है कि ईसोफेगस सबसे लंबा किस जंतु में होता है, तो सिंपल सी बात है, जिस जंतु की गर्दन सबसे लंबी होगी उतना लंबा ईसोफेगस होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा है लामा, सी है जिराफ और डी है मानव। तो इसका आंसर है जिराफ। सबसे लंबी गर्दन जो है वो जिराफ की होती है। तो जितनी लंबी गर्दन होगी और वो आमाशय तक थोड़ा और अंदर गहराई में जाता है, तो उतना लंबा उसमें ईसोफेगस पाया जाएगा। तो इसका आंसर है सी,
जिराफ। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले जंतुओं का सत्य अमाशय है। जुगाली करने वाले जंतु कौन से होते हैं? ऐसे जंतु होते हैं जो, जैसे कि कैटल्स एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, गाय भैंस, ये सभी जो होते हैं बड़े बड़े बोलस के रूप में खाना खा लेते हैं और उसके बाद उसको आराम से कहीं पे बैठ के चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिगर्जिटेशन या जुगाली करना। तो इनका सत्य अमाशय है। इनके में 4 अमाशय का जो भाग है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं। ये जो चारों कक्ष के नाम दिए हैं, ओमेसम, बी है एबोमेसम, सी रूमेन और डी रेटिकुलम। तो जो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उसके अमाशय का जो भाग है, पहला भाग, वो होता है रूमेन। रूमेन वह भाग है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भाग है रूमेन जो सबसे बड़ा होता है। जब इनको खाना दिया जाता है तो बहुत जल्दी ये सारा खाना अंदर कर लेते हैं। इसी रूमेन वाली एक थैली के समान संरचना है जिसमें ये खाना अंदर भर लेते हैं, अस्थायी रूप से उनको संग्रहित कर लेते हैं। फिर यहाँ से वो खाना को वापस मुंह में लाते हैं और धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो पहला भाग जो है वो है रूमेन। रूमेन भोजन के अस्थायी संग्रह हेतु एक थैले जैसी संरचना है। उसके बाद डी जो ऑप्शन दिया है रेटिकुलम। रेटिकुलम जो है, जब जुगाली करने के बाद और पिसे हुए जो खाना है थोड़ा थोड़ा, उसको ये रेटिकुलम में डालते हैं। तो रेटिकुलम सेकंड चैम्बर है, रूमेन फर्स्ट चैम्बर है, रेटिकुलम सेकंड चैम्बर है और ये सबसे छोटा कक्ष होता है इनके अमाशय का, ध्यान रखेंगे। फिर रूमेन से तीसरा खंड होता है जो कि ऑप्शन ए दिया है, ओमेसम। रूमेन से इस चबाए और पिसे हुए खाने को ओमेसम में डाला जाता है और ओमेसम के बाद चौथा और लास्ट ऑप्शन है, चैम्बर है एबओमेसम। तो एबओमेसम में जो है डाइजेस्टिव जूस, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और पाचक एंजाइम पाए जाने के कारण ही एबओमेसम को सत्य अमाशय या ट्रू स्टमक कहते हैं। ठीक है, देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हम पाचन की फिजियोलॉजी जब हम देख रहे हैं, उसमें बिना एंजाइम के पाचन क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एंजाइम ही होते हैं जो निश्चित पीएच पर काम करते हैं और भोजन को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, जटिल संरचना से सरल अवस्था में तोड़ने में मदद करते हैं। तो बिना एंजाइम के ये पाचन की क्रिया नहीं हो सकती और जिस भाग में एंजाइम नहीं होता उसे हम सही नहीं मानते हैं, उसे हम असत्य भाग मानते हैं। तो यहाँ पर जो एबओमेसम वाला ऑप्शन है बी, ये सही है क्योंकि एबओमेसम पर ही भोजन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे सत्य अमाशय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी, एबओमेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन पेप्सिन से अलग है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, क्वेश्चन देखिए, दोनों किसका डाइजेशन कर रहे हैं? दोनों जो हैं ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये इनमें दोनों में अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है कि ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है, बी ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं, सी ये क्षारीय व अम्लीय दोनों माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं और डी ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में डी तो वैसे ही कट गया। हम जब बहुत सारा ऑप्शन जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा इसका ऑप्शन नहीं है, उसको हम बिल्कुल हटा दें कि ये तो है ही नहीं। तो इसमें जो डी वाला जो ऑप्शन है कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करते, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर के 3 ऑप्शन पे नज़र डालेंगे। तो ट्रिप्सिन ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है,
देखिए, साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। तो पेप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है हमारे अमाशय में या स्टमक में। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों अमाशय में पाए जाते हैं और प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब वहाँ पर हमने कहा कि दो हैं, पेप्सिन और रेनिन स्टमक में, तो वहाँ पर ट्रिप्सिन का नाम नहीं लिया। तो ट्रिप्सिन स्टमक में नहीं है। ट्रिप्सिन कहाँ पर होता है? ट्रिप्सिन होता है हमारे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब पेप्सिन जो है वो स्टमक में है, एब्डोमेन में हमारे, तो अमाशय में या स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अमाशय में भोजन का जो माध्यम है वो अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। तो पेप्सिन अम्लीय माध्यम में काम करता है। तो जो पहला है कि ट्रिप्सिन, क्वेश्चन है ट्रिप्सिन पेप्सिन से अलग है। पहला, ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि अम्लीय माध्यम कहाँ पर है? हमारे अमाशय में। अमाशय के बाद जब भोजन जो है पीछे की तरफ आता है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जो यकृत है उससे पित्त रस आता है और पैंक्रियास या अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस आता है। ये जो हैं इनमें पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं और ये जो पित्त रस है या बाइल जूस है ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है कि अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन कि ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है क्षारीय माध्यम, क्योंकि ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डिओडिनम वाले पोर्शन में, वहाँ पर, तो वहाँ पर का माध्यम क्या हुआ? पित्त रस के कारण क्षारीय हो जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है कि ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। सी है कि ये क्षारीय और अम्लीय दोनों माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षारीय माध्यम में उनका पीएच कितना है उस पर ये हर एंजाइम एक निश्चित पीएच पर काम करता है। तो एक एंजाइम जो क्षारीय माध्यम में काम कर रहा है उसका पीएच अलग होगा, जो अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है उसका पीएच अलग होगा। तो ये दोनों में तो नहीं कर सकते। तो हमारा सी और डी तो दोनों गलत है। सिर्फ हमको ऊपर के दो में से ध्यान रखना है कि अम्लीय माध्यम में काम करता है या क्षारीय। तो इस पे भी हम सोच सकते हैं कि ये, क्योंकि छोटी आंत में इसका सिक्रेशन है ट्रिप्सिन का और छोटी आंत में पित्त रस के कारण भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, तो ट्रिप्सिन जो है ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं और इस लक्षण से ये पेप्सिन से अलग है। तो इसका ऑप्शन है बी।